हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटी प्रेमचंद हिंदी पर। हमने इस क्लास में देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में देखेंगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, यहाँ से प्रश्न आपके लिए पूछा ही जाता है परिभाषा के तौर पर, मुख्य और यहाँ रचना के तौर पर, और जिसमें दिए गए कवियों के परिचय और रचना जो हिंदी साहित्यकार हैं उनके आधार पर। तो हिंदी नेट जेआरएफ में दिया गया और टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, आरपीएस, एसक्यू, ईटी, पीजी में दिया गया जो सिलेबस है, वहाँ में देखिए आप हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा मुख्य मुख्य भूमिका निभाता है हिंदी साहित्य का इतिहास में। तो आज की क्लास में देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो आप सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास और उसकी लेखन परंपरा ये हम देख रहे हैं। ये आपके लिए नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी और सीयूईटी, पीजी, यूजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। इससे पहले दो क्लासेस और हो चुकी हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की जो परिभाषा है उससे संबंधित, और हिंदी साहित्य लेखन की जो पद्धतियाँ हैं उस पर भी आपकी क्लास हो चुकी है, जिसकी क्लास में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे वहाँ से देख लीजिए। तो आइए क्लास का लाभ उठाते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अब देखते हैं हमें हिंदी साहित्य की परंपरा। हिंदी साहित्य की परंपरा कहें तो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, तो ये हमारे यहाँ देखिए ये सबसे पहले 19वीं शताब्दी से पूर्व विभिन्न लेखकों और कवियों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिनमें हिंदी के कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है। अब देखिए बात यहाँ आती है, जो हिंदी से 19वीं शताब्दी है उससे पूर्व लेखकों ने क्या कर दिया था, कवियों और लेखकों के जीवन वृत्त से संबंधित और कृतित्व से संबंधित ऐसे काफ़ी ग्रंथ लिख चुके थे, जहाँ हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा शुरुआत हो चुकी थी। तो हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा की जो शुरुआत हुई कहाँ से हुई थी, 19वीं शताब्दी से पूर्व। और जो ग्रंथ हैं आइए उनको हम देखते हैं। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में जो ग्रंथ हैं उनके जो नाम आते हैं, सबसे पहले नाम आता है आपका 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता जिसका समय है 1568 ईस्वी, और इसके राइटर हैं आपके लेखक हैं वो हैं गोकुलनाथ। गोकुलनाथ ने अपने ये 84 वैष्णव की वार्ता इस ग्रंथ में वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों की बात की है। ये याद रखना है, किसके शिष्य, वल्लभाचार्य के 84 शिष्य की बात की है। अब देखते हैं हम हिंदी साहित्य और हिंदी में जो दूसरा गोकुलनाथ का उनका ग्रंथ है 252 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता, इसका भी समय 1568 ईस्वी है। और इसमें क्या किया है गोकुलनाथ ने, इसमें विठलनाथ ने 252 शिष्य हैं उनके कवियों उनके शिष्यों का इसमें वर्णन किया है। 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, विठलनाथ के 252 शिष्यों का गोकुलनाथ ने इसमें क्या किया है, वर्णन किया है, और जिसका समय है 1568 ईस्वी। आप ये दोनों वार्ता ग्रंथ हैं, इनका समय याद रखिए 1568 ईस्वी है, क्योंकि क्रम में लगाने के लिए प्रश्न यहाँ से बनता ही है। और ये याद रखिए 84 जो शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और 252 हैं वो किसके हैं, विठलनाथ के शिष्य हैं। और जो विठलनाथ हैं ऐसे समझिए गोकुलनाथ हैं, गोकुलनाथ के पिताजी कौन है, विठलनाथ हैं, और विठलनाथ के पिताजी हैं वल्लभाचार्य। तो इस तरह से ये परंपरा चलती है। आप देखिए अगला जो ग्रंथ है भक्तमाल। भक्तमाल का जिसका समय है 1585 ईस्वी, 1585 ईस्वी भक्तमाल, और ये ग्रंथ है नाभादास का। किसका है, नाभादास का ग्रंथ है। 1585 में लिखा जाता है भक्तमाल। इसमें क्या किया गया, 200 भक्त कवियों का परिचय 316 छप्पे छंदों में दिया गया है। भक्तमाल में 200 भक्त कवियों का परिचय 316 छप्पे छंदों में दिया गया है। ये सबसे प्रामाणिक ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, जो कि क्या है, भक्ति काल के कवियों के लिए विशेष रूप से भूमिका निभाता है। और जो भी मैं कंटेंट है ये प्रामाणिक है, यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो अगले जो ग्रंथ का नाम है कविमाला। कविमाला ये है आपका 1655 ईस्वी, 1655 ईस्वी इसका समय है। और इसके रचनाकार हैं तुलसी, जो कि तुलसीदास से अलग हैं। इनका जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, लेखक हैं, इनका नाम है तुलसी। तो कविमाला 1655, इसमें क्या किया गया है, 74 कवियों की कविताओं का संग्रह इसमें क्या किया गया, दिया गया है। तो ये आपको विशेष ये ध्यान देना है कि कविमाला में 74 कवियों की कविताओं का क्या किया गया है, संग्रह बना के उसमें प्रकाशित किया गया है, छापा गया है। अब देखिए अगला जो ग्रंथ है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा है जिनका इस ग्रंथ का समय है 1718 ईस्वी, 1718 ईस्वी है कालिदास हजारा। और इसमें 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन है। इसमें क्या है, कवियों की कम से कम 212 कवियों की 1000 कविताओं का संकलन है कवि। और यह है कालिदास हजारा। इसके रचनाकार हैं कालिदास त्रिवेदी। क्या है, कालिदास त्रिवेदी। और इसमें
212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन है और कालिदास हजारा के आधार पर ही शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज की रचना की। ये आपको विशेष बिंदु याद रखना है कि शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज की जो रचना की वो किस ग्रंथ के आधार पर की थी, वो की थी कालिदास हजारा। कालिदास हजारा का समय 1718 ईस्वी, एक याद रखना है। अब देखिए मूल गोसाई चरित्र जिसका समय है 1630 ईस्वी। मूल गोसाई चरित्र 1630 ईस्वी, जिसके रचनाकार हैं वेणी माधव दास। वेणी माधव दास हैं जो तुलसीदास हैं, गोस्वामी तुलसीदास उनके कौन थे, शिष्य थे। तो ये है आपके मूल गोसाई चरित्र में वेणी माधव दास ने चौपाई, दोहा और त्राटंक छंदों में तुलसीदास का जीवन चरित्र इसमें वर्णित किया है, लिखा है और चित्रित किया है। ये आपको याद रहना चाहिए। मूल गोसाई चरित्र में वेणी माधव दास ने चौपाई, दोहा और त्राटंक इन 3 छंदों में तुलसीदास का जीवन चरित्र लिखा है, ये आपको पता रहना चाहिए। आइए अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की। जो सबसे पहले किसने किया था, ये देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास ये मिलता है हमें गारसा दत्त तासी के यहाँ। किसके यहाँ, गारसा दत्त तासी के यहाँ हमें सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास मिलता है। और गारसा दत्त तासी हैं, उनके ग्रंथ का नाम है, ये देखिए रचना है उनका जो ग्रंथ है, इस्तवार द लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ग्रंथ का नाम है, याद रख लीजिए, इसे अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, इस्तवार द लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जिसका समय है 1839 ईस्वी। ठीक, और ये है, ध्यान रखिए, पहला हिंदी साहित्य इतिहास, वो पहले हिंदी साहित्य का इतिहास कौन है, ये डॉक्टर रूपचंद पारीक। देखिए, इस्तवार द लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी को पहला हिंदी साहित्य किसने माना है, ये पता रहना चाहिए। किसने माना है, ये माना है डॉक्टर रूपचंद पारीक ने इस्तवार द लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी को पहला हिंदी साहित्य इतिहास माना है, ये याद रखिए। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गारसा दत्त तासी का जो ग्रंथ है, इसका हिंदी अर्थ क्या है। हिंदी अर्थ है हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास। क्या, इस्तवार द लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जिसका हिंदी अर्थ है हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास। अब देखते हैं हिंदुस्तानी जो देखें, हिंदुस्तानी शब्द से क्या अर्थ है यहाँ पे, मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। ये क्या है, उर्दू मिश्रित है, याद रखिए। और हिंदुई शब्द से यहाँ तात्पर्य है यहाँ पे हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। ठीक, आगे देखिए, गारसा दत्त तासी के को पढ़ रहे हैं हम अभी। गारसा दत्त तासी ने अपना ग्रंथ लिखा था इस्तवार द लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जिसका समय 1839 ईस्वी था। अब देखिए, इस ग्रंथ के 2 भाग हमें प्रकाशन में मिलते हैं। पहला संस्करण है और 2 संस्करण हैं, इसके 2 संस्करण हैं। एक प्रथम संस्करण भी 2 भागों में विभाजित है, याद रखिए। इसका प्रथम संस्करण के प्रथम भाग है, उसका समय है 1839 ईस्वी। और प्रथम संस्करण के उसमें द्वितीय भाग है, जिसका समय है 1847 ईस्वी। जो द्वितीय संस्करण के 3 भाग होते हैं, और 3 भागों में सबसे पहले इसमें प्रथम भाग आता है 1870 में, दूसरा भाग आता है आपका 1870 में, और तीसरा भाग जो आता है वो आता है 1871 में। ये आपको याद रखना है। कैसे, जो गारसा दत्त तासी हैं, उनके ग्रंथ के हमें भाग मिलते हैं दो प्रकाशन, प्रथम 2 संस्करण मिलते हैं, और पहला संस्करण है उसके 2 भाग होते हैं। प्रथम भाग जो 1839 में आता है, दूसरा भाग जो 1847 में आता है। अब जो द्वितीय संस्करण है उसके 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग है उसका 1870 और दूसरा भाग 1870, और तीसरा भाग आता है जो आता है 1871 ईस्वी में, याद रखिए। अब देखते हैं गारसा दत्त तासी में ये जो ग्रंथ है उनका, इस्तवार द लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इसके ये प्रकाशक जो संस्था है, ये कहाँ से प्रकाशित होता है वो देखिए। यह दी ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, ये है, ये कमेटी एक संस्था है, वहाँ से आयरलैंड से दी ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, यहाँ से इनका गारसा दत्त तासी का ये ग्रंथ क्या है, प्रकाशित होता है, छपता है सबसे पहले। ठीक, अब देखिए इसमें कुल रचनाकार कितने हैं गारसा दत्त तासी के इस ग्रंथ में, इसमें 738 तो कुल रचनाकार हैं, कितना, 738, और इसमें 72 हिंदी के रचनाकार हैं, और शेष किसके हैं, उर्दू के रचनाकार हैं, ये याद रखिए। कुल रचनाकार कितनी हैं, 738 हैं, और इसमें 72 हिंदी के रचनाकार या कवि हैं, और बाकी बचे हुए जो शेष कवि हैं वो उर्दू के कवि हैं। गारसा दत्त तासी के इस ग्रंथ में 738 कवि हैं या रचनाकार। अब देखिए गारसा दत्त तासी के इस ग्रंथ के विशेष तथ्य देखते हैं। सबसे पहले इसमें गारसा दत्त तासी ने अपने ग्रंथ को फ्रेंच भाषा में रचित प्रथम ग्रंथ और प्रथम विद्वान कौन है। देखिए, फ्रेंच भाषा में रचित इतिहास ग्रंथ और प्रथम विद्वान कौन है, वो हैं आपके गारसा दत्त तासी। गारसा दत्त तासी ने जो इतिहास लिखा, और उस इतिहास को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ मानने वाले रचनाकार कौन हैं,
वो है डॉक्टर रूपचंद पारीक। कौन? डॉक्टर रूपचंद पारीक ने गारसद तासी के इतिहास को पहला इतिहास माना है, ये याद रखना है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ क्या है, ये आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ क्या है, वो है आपका इस्तवार द लिटरेच्यूर एंद्वी ए हिंदुस्तानी। ये है गारसद तासी द्वारा लिखित। अब देखते हैं वर्णानुक्रम पद्धति में रचित प्रथम ग्रंथ कौन सा है, और जो कि वर्णानुक्रम पद्धति की बात करें वो भी ये है अंग्रेजी ढंग का, और उसमें वर्णों के आधार पर लिखा गया है। गारसद तासी ने ये ग्रंथ, ये विद्वान तो थे फ्रेंच भाषा के, और इन्होंने क्या किया है, अपना जो ग्रंथ लिखा है ये इंग्लिश में लिखा है, और अंग्रेजी के वर्णमालाओं के आधार पर ये वर्णानुक्रम पद्धति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो तभी यहाँ प्रश्न आया है, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, वो है आपका गारसद तासी द्वारा रचित इस्तवा द लिटरेच्यूर एंद्वी ए हिंदुस्तानी। ठीक, आगे देखिए, इस ग्रंथ में उल्लिखित प्रथम कवि, इस ग्रंथ में प्रथम कवि कौन है गारसद तासी के, अंगद हैं, और अंतिम कवि हैं हेमंत पंत। ये याद रखना है। गारसद तासी ने अपने इस वर्णानुक्रम पद्धति में रचित इस ग्रंथ को सबसे पहला कवि किसको माना है, प्रथम कवि अंगद को माना है, और अंतिम कवि माना है हेमंत को। देखो, वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब है वर्णों के क्रम के आधार पर या वर्णमाला के क्रम के आधार पर। ठीक, इसमें वर्णमाला में देखिए सबसे पहले अ आता है, अ आएगा, या फिर अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो ए आएगा। तो उसी आधार पर सबसे पहले जो कवि मिलते हैं अंगद मिलते हैं, और अंत में देखिए हम देखते हैं ह तक पहुँचते-पहुँचते जो गारसद तासी हैं हेमंत पंत को अंतिम कवि अपने ग्रंथ में घोषित करते हैं, मानते हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे, अगला बिंदु है इसमें, हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है। गारसद तासी ने अपने इस ग्रंथ में हिंदी का प्रथम कवि किसी को घोषित नहीं किया है। ठीक, अब आगे देखिए, काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं मिलता है गारसद तासी के यहाँ, काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं मिलता है। अगला जो बिंदु है, मुख्य बिंदु, उस पे देखते हैं काल विभाजन में। अब देखिए, गारसद तासी के इतिहास ग्रंथ को 1848 ईस्वी में, क्या 1848 ईस्वी में आते हैं आपके मौलवी करीमुद्दीन। कौन? मौलवी करीमुद्दीन ने वाई एफ फैलन के सहयोग से, किसके? वाई एफ फैलन के सहयोग से तज़किरा ई शोराई हिंदी, इससे क्या किया, उन्होंने अनुवाद किया है। ये आपको याद रहना है कि गारसद तासी के इतिहास ग्रंथ का 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने वाई एफ फैलन के सहयोग से तज़किरा ई शोराई ई हिंदी इस नाम से, इसके तज़किरा ई शोराई ई हिंदी इस नाम से अनुवाद किया। ये आपको विशेष याद रखना है। अब नोट में हम आते हैं, मुख्य आती है बात इसकी, काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। इस संबंध में विशेष गारसद तासी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। वो कहते हैं कि यदि मैंने कालक्रम वाली पद्धति अपनाई होती, कालानुक्रम पद्धति भी चल रही थी, वर्णानुक्रम पद्धति भी चल रही थी उस समय, तो गारसद तासी कहते हैं यदि मैंने कालक्रम पद्धति अपनाई होती तो अनेक विभाग स्थापित होने पड़ते। क्या? अनेक विभाग मतलब कि अलग अलग भागों में उसे स्थापित करने पड़ते। पहले मैं उन लेखकों का पता रखता जिनका पहला अच्छा, मैं पहले क्या करते थे गारसद तासी अगर लिखते, मैं पहले उन लेखकों का पता करता जिनका काल अच्छी तरह ज्ञात है, दूसरे में उनको जिनका काल संदेहात्मक है, तीसरा में उनको जिनका काल अज्ञात है। यही विभाजन उन रचनाकारों के लिए करना पड़ता जिन्हें इस ग्रंथ के प्रधान अंश में स्थान नहीं मिल सका। अपना कार्य सरल बनाने और पाठक की सहूलियत दोनों ही दृष्टियों से मुझे पद्धति छोड़ने से बाध्य होना पड़ा। ये पद्धति की बात कर रहे हैं जिसकी, किस पद्धति को? कालानुक्रम पद्धति को उन्होंने छोड़ा, इसलिए वो बता रहे हैं कि इसलिए मुझे छोड़ने से बाध्य होना पड़ा इस पद्धति को। तो क्या बताया है, यदि मैंने कालक्रम वाली पद्धति अपनाई होती तो अनेक विभाग स्थापित करने पड़ते। पहले मैं उन लेखकों का पता रखता जिनका काल अच्छी तरह ज्ञात है, दूसरे में उन जिनका काल संदेह है, तीसरे में उनको जिनका काल अज्ञात है। यही विभाजन उन रचनाओं के लिए करना पड़ता जिन्हें इस ग्रंथ के प्रधान अंश में स्थान नहीं मिल सका। अपना कार्य सरल बनाने और पाठक की सहूलियत दोनों ही दृष्टियों से मुझे पद्धति छोड़ने से बाध्य होना पड़ा। एक गारसद तासी काल विभाजन के संदर्भ में बताते हैं। आगे देखते हैं रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गारसद तासी के इतिहास ग्रंथ को इसे वृत्त संग्रह कहा है। ये याद रखिए, गारसद तासी के इस इतिहास ग्रंथ को शुक्ल जी ने वृत्त संग्रह कहा है, ये याद रखिए। आगे देखिए, मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में रचनाकारों की संख्या 1004 है। इनमें से हिंदी के रचनाकार केवल 60 हैं। इसमें हिंदी के रचनाकार कितने? केवल 60 हैं। और ये देखिए, इन्होंने मौलवी करीमुद्दीन ने
गारसा तासी के ग्रंथ का क्या किया है, अनुवाद किया है, जिसका नाम क्या था, तज़किरा ई शोराई ई हिंदी, ये था। और कब, 1848 ईस्वी में। ठीक, अब देखिए मौलवी करीमुद्दीन ने काल विभाजन का प्रयास भी किया, पर फिर भी वो कहाँ, वहाँ पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे, उन्होंने प्रयास किया वहाँ। अब देखते हैं गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ का 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, कब, 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास, क्या हिंदुई साहित्य का इतिहास इस नाम से हिंदी अनुवाद किया, क्या इस नाम से हिंदी अनुवाद किया गारशद तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवारदा लितरीत्यूर एंदी ए हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ का अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी अनुवाद किया, जिसमें लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कुल रचनाकार 358 और हिंदी के रचनाकार 220 लिखे हैं, बताए हैं, रचे हैं। ठीक, आगे देखते हैं इसी श्रेणी में गारशद तासी। अब गारशद तासी का जो ग्रंथ था उसमें विशेष त्रुटियां क्या रही थीं, वो देखिए। कवियों के कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम से प्रस्तुत करना। देखिए अब ये गारशद तासी की जो ग्रंथ की जो त्रुटियां हैं उसमें कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम के से प्रस्तुत करना, ये सबसे उनकी क्या रही, त्रुटि रही थी ग्रंथ की। अगली जो त्रुटि थी उनकी, काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास नहीं किया गया। देखिए काल विभाजन और युगीन प्रवृत्तियों जो विशेषता हैं उनका कोई भी प्रयास नहीं किया गया है गारशद तासी के ग्रंथ में। और देखिए हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं को क्या किया, घुल मिला देना, ये इनकी सबसे बड़ी त्रुटि रही है। क्या हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं को घुला मिला देना, ये भी एक त्रुटि है गारशद तासी ग्रंथ की। अब अगले हम साहित्य लेखन की परंपरा में देखते हैं, आते हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठाकुर शिव सिंह सेंगर हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी गारशद तासी की परंपरा को ही अपनाते हुए अपने इस ग्रंथ को आगे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले बिंदु देखिए, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, तासी बोले तो गारशद तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किसने किया है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने किया। और ठाकुर शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जिसका समय है 1883 ईस्वी, शिव सिंह सरोज जिसका समय है 1883 ईस्वी। और ये किस संस्था से छपता है, नवल किशोर प्रेस लखनऊ। क्या प्रकाशक संस्था है इसकी, नवल किशोर प्रेस लखनऊ। ठाकुर शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ शिव सिंह सरोज यहाँ से छपता है। और शुक्ल जी ने इसमें देखिए, अब देखिए आगे पद्धति, इसकी जो पद्धति आई है इसमें कौन सी पद्धति है, वर्णा अनुक्रम पद्धति। क्योंकि वर्णानुक्रम पद्धति है, इसको सबसे पहले गारशद तासी ने अपने ग्रंथ में अपनाया और उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया है ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने किया है। तो अपने इस शिव सिंह सेंगर जो शिव सिंह सरोज ये ग्रंथ है, इसमें वर्णा अनुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। आगे देखिए कुल रचनाकार की बात करें तो इसमें शिव सिंह सरोज में 1003 कवि हैं। क्या 1003 कवि हैं, ये आपको विशेष याद रखना है। कुल रचनाकार कितने हैं, 1003 हैं। और देखिए सबसे पहले बात आता है जो वृत्त संग्रह है, जैसे शुक्ल जी ने जो गारशद तासी है उनके इतिहास ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा है। तो वृत्त संग्रह से मतलब है जिसमें कवि का जीवन वृत्त दिया गया हो, जो भी उसने जीवन के समय अपने सब कुछ लिखा है उसका परिचय देना, यानी वृत्त संग्रह, इसका यही तात्पर्य अर्थ होता है, जिसमें कवि का जीवन वृत्त दिया गया हो। ठीक, आगे देखिए अब ठाकुर शिव सिंह सेंगर के इतिहास से संबंधित विशेष तथ्य देखते हैं, जो सब शिव सिंह सरोज है उससे संबंधित। देखिए इस इतिहास ग्रंथ को कालिदास हजारा के आधार पर लिखा गया। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। कालिदास त्रिवेदी हैं, उनका जो ग्रंथ है कालिदास हजारा, जिसका समय है 1718 ईस्वी। इसमें बताते हैं कि जो शिव सिंह सेंगर ने अपना ग्रंथ लिखा शिव सिंह सरोज, इसको क्या किया, कालिदास त्रिवेदी के ग्रंथ कालिदास हजारा के आधार पर लिखा है, ये याद रहना चाहिए। अगला जो बिंदु है, इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं मिलता है, नहीं किया गया है, याद रखिए। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में कोई भी काल विभाजन नहीं किया है। आगे देखिए शिव सिंह सेंगर ने पुष्य, ये याद रखना है आपको, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुंड्र या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये याद रखना है। कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, पुष्य या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक, अब देखिए रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर के इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा है, ये याद रखिए। वृत्त संग्रह किसे किसे कहा है, गारशद तासी के ग्रंथ को और शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज इस ग्रंथ को भी वृत्त संग्रह कहा है। ठीक, अब देखिए आगे जो अगला बिंदु है ये है शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का आरंभ। देखिए शिव सिंह सेंगर हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ है विक्रम
विक्रम संवत 770 से माना है। हिंदी साहित्य का जो आरंभ है शिव सिंह सेंगर ने विक्रम संवत 770 ईस्वी से माना है, 770 से माना है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, अब आते हैं हम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया यहाँ, और उसका अनुसरण करते हुए सबसे पहले उन्होंने जो सबसे पहले मुख्य भूमिका दी अपने इतिहास ग्रंथ में, वो थी काला अनुक्रम पद्धति। काला अनुक्रम पद्धति सबसे विशेष भूमिका निभाती है, क्योंकि काला अनुक्रम पद्धति सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलती है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में। यहीं पे देखिए, इसमें रचनाकार जो रचना है ग्रियर्सन की, वो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये है ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ, क्या, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसका समय है 1888 ईस्वी। और ये याद रखना है, ये पुस्तक के रूप में आया था आपका 1889 ईस्वी में। कब आता है, 1889 ईस्वी में पुस्तक के रूप में छपता है, याद रखिए। देखिए, प्रकाशन वर्ष ये पत्रिका के विशेषांक के रूप में तो 1888 में आता है, और पुस्तकाकार के रूप में आता है ये 1889 ईस्वी में, क्या, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये ग्रंथ। ठीक, आगे देखते हैं, ये जो इनका ग्रियर्सन का ग्रंथ है, ये कहाँ से, किस संस्था से छपता है, ये छपता है, प्रकाशक संस्था है उसकी द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कहाँ से छपता है, ये बंगाल से छपता है। वो संस्था थी कौन सी, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यहाँ से ये छपता है। और इस ग्रंथ में ग्रियर्सन ने अपनी काला अनुक्रम पद्धति को अपनाया है, याद रखिए, काला अनुक्रम पद्धति को ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ में अपनाया है, और उसी के आधार पर कवियों का परिचय दिया है। अब देखिए, काला अनुक्रम पद्धति में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, ये है ग्रियर्सन का, जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, याद रखिए। ठीक, कि काला अनुक्रम पद्धति में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, ग्रियर्सन का ही ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में ग्रियर्सन के कुल रचनाकार मिलते हैं हमें 952 रचनाकार हिंदी के हैं, और वो भी सभी हिंदी के रचनाकार हैं। इसमें प्रथम इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया, और हिंदी के पूरे कुल रचनाकार कितने हैं, 952 हैं, जो कि काला अनुक्रम पद्धति के अनुसरण में ही उसके अनुसार क्या किया है, उनका परिचय दिया गया है। और इसकी भाषा क्या है, अंग्रेजी भाषा है, ये याद रखिए, भाषा कैसी है, अंग्रेजी है, ये ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की। आगे बात करते हैं, ये है ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की जो विशेषताएं हैं वो देखिए। विशेषता की बात करते हैं ग्रियर्सन के ग्रंथ की, कि इस इतिहास ग्रंथ में कुल 12 अध्याय हैं, कुल 12 अध्याय हैं इस इतिहास ग्रंथ में, याद रखिए। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में बांटा है। कितने युगों में बांटा है, 11 युगों में बांटा है इतिहास ग्रंथ को। ठीक, अब देखे हैं, ये सबसे पहले जो इतिहास में उन्होंने जो 11 युग माने हैं वो याद रखिए। पहले क्या क्या है, चारण काल। अब देखिए, चारण काल है, ग्रियर्सन ने आदि काल को चारण काल की संज्ञा देते हैं, क्या, आदि काल को चारण काल नाम दिया। तो सबसे पहला जो काल था चारण काल था, और हिंदी साहित्य के इतिहास की जो शुरुआत है ग्रियर्सन 700 से 1300 ईस्वी मानते हैं, जो कि चारण काल का, उनके आदि काल का समय है। ठीक, अब देखिए, अगला है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। क्या है, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। और 3 नंबर है जायसी की प्रेम कविता। 4 नंबर है ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय। 5 है आपका मुगल दरबार। 6 नंबर है आपका तुलसीदास। आगे है इनमें 7 नंबर है आपका रीति काव्य। 8 नंबर है तुलसीदास के अन्य परिवर्ती। और 9वां है आपका 18वीं शताब्दी। और देखिए, सबसे बात है, ये है आपका 12 जो 10वां है, 10 में आता है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 10 नंबर है, और 12 नंबर है आपका 11 नंबर विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। देखिए, पहला चारण काल, और पहला और अंतिम विशेष रूप से याद रखिए, पहला है चारण काल और दूसरा है आपका 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। 3 नंबर है जायसी की प्रेम कविता। 4 है ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय। 5 मुगल दरबार। 6 तुलसीदास। 7 है आपका रीति काव्य, और 8 है आपका तुलसीदास के अन्य परवर्ती। और 9 नंबर है 18वीं शताब्दी। और आपका आता है सबसे पहले यहाँ 10वां आता है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये क्या है, काल विभाजन है एक तरह से ग्रियर्सन का। और देखिए, इसकी ट्रिक है, आप शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप अच्छे से ऐसे याद भी कर सकते हैं कि ये है, देखिए कि बनाया गया ट्रिक है कि सीपी जा ब्रज में मतरी TAKV। सीपी से है, सी से मतलब है चारण काल, और पी से मतलब 15वीं शताब्दी, और जा से है जायसी की प्रेम कविता मतलब, और ब्रज से है ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, में से यहाँ पे मुगल दरबार,
और म से है तुम्हारा आपका, में है जो यहाँ पे साइलेंट रहेगा, म से रहेगा आपका मुगल, जो मुगल दरबार है, और त से होगा तुलसीदास, री से होगा आपका रीति काव्य, और टी से होगा तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, ए से होगा 18वीं शताब्दी, और के से होगा आपका कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और वी से होगा विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं। सीपी जा ब्रज में मतरी, टी ए के वी। ठीक, अब देखिए जो 12वां जो है उनका, जो 12वां जो अध्याय है जिसका नाम है विविध, जो 12वें अध्याय का नाम क्या है ग्रियेशन के इतिहास ग्रंथ के, वो है विविध। इसमें क्या है, मूल रूप से उनके इतिहास ग्रंथ को 11 ही भागों में विभाजित किया गया है, और कुल अध्याय की बात करें तो कितनी है, 12 अध्याय हैं, और 12वें अध्याय का नाम है विविध। अब देखिए इतिहास ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ के संबंध में ग्रियेशन के में हम समझते हैं। पहला इतिहास ग्रंथ है, इसमें बताते हैं चाड़ काल, चाड़ काल के अंतर्गत निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया। चाड़ काल, ग्रियेशन ने किसको कहा है, आदि काल को चाड़ काल नाम की संज्ञा दी है, किसने, ग्रियेशन ने। ठीक, अब देखिए ग्रियेशन ने आदिकाल के में चाड़ काल की संज्ञा दी है, और बताते हैं उन्होंने 9 कवियों को स्थान दिया है चाड़ काल में। ग्रियेशन ने चाड़ काल में 9 कवियों को स्थान दिया है। वो हैं, पहले कौन है, पुष्य कवि हैं, दूसरे हैं आपके खुमान सिंह, 3 नंबर हैं केदार, 4 नंबर है कुमारपाल, 5 नंबर है अनन्य दास, और 6 नंबर है चंद्रबरदाई, 7 नंबर है जोधराज, और 8 नंबर है शारंगधर, और 9 नंबर है जगनिक। ये कुल मिलाकर के चाड़ काल में ग्रियेशन ने 9 कवियों को स्थान दिया है। ठीक, आगे देखिए भक्ति काल। अब देखिए भक्ति काल, ग्रियेशन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। सबसे बड़ी उपलब्धि इतिहास ग्रंथ की ग्रियेशन की क्या है, इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल नाम दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है ग्रियेशन के ग्रंथ की और ग्रियेशन की। और देखिए स्वर्ण काल तो ग्रियेशन ने कहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए स्वर्ण युग भक्ति काल को किसने कहा। ठीक, आगे देखिए ग्रियेशन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा परिष्कृत भाषा माना है, यह सबसे बड़ी दोष है। देखिए सबसे बड़ा दोष क्या है इतिहास ग्रंथ के ग्रियेशन का, क्योंकि इन्होंने हिंदी को, क्या हिंदी को जो अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना है, यह सबसे बड़ा दोष है ग्रियेशन के ग्रंथ का। अब देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ग्रियेशन ने भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन माना है। अब देखिए जो भक्ति है, भक्ति का उदय होता है, ग्रियेशन ने क्या कहते हैं, भक्ति काल को पहले तो स्वर्ण काल की संज्ञा दे देते हैं, और फिर कहते हैं कि भक्ति जो हुआ है, भक्ति आंदोलन है, भक्ति काल है, उसका जो उदय हुआ है, भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन माना है, किसने, ग्रियेशन ने। यह भी एक दोष ही है। ठीक, आगे देखिए इसे सही अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास मानने वाले विद्वान हैं जो हैं किशोरी लाल गुप्त। किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियेशन के इतिहास ग्रंथ को सही अर्थों में प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है, किसने, किशोरी लाल गुप्त ने। आगे देखिए नोट है, सबसे महत्वपूर्ण है, किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियेशन के इतिहास को हिंदी का जो हिंदी अनुवाद करके उसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से सन 1957 ईस्वी में प्रकाशित कराया। देखिए किशोरी लाल गुप्त ने इतिहास ग्रंथ था ग्रियेशन का, इसको हिंदी में अनुवाद कराया, जो लिखा इन्होंने ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इस नाम से 1957 ईस्वी में इसे प्रकाशित कराया। ये याद रखिए, किसने, किशोरी लाल गुप्त ने। ठीक, अब देखते हैं, देखिए जो इतिहास ग्रंथ लिखा ग्रियेशन ने, उसमें उन्होंने किन किन ग्रंथों को आधार बना के अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। पहला है इस्तवार द लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी, ये गारशद तासी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, 1839 में इसको आधार बनाया अपने ग्रंथ के लिए। अगला ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जो 1883 ईस्वी में लिखा शिव सिंह सेंगर ने, इसको भी आधार बनाया। और भक्तमाल 1885 ईस्वी में जो नाभादास द्वारा रचित है, इसको भी आधार बनाया। और मूल गोसाई चरित है 1630 ईस्वी वेणी माधव दास, इसको भी आधार बनाया। और कालिदास त्रिवेदी का ग्रंथ है 1718 ईस्वी, इसको भी आधार बनाया। काव्य संग्रह महेश दत्त का है, क्या, काव्य संग्रह, इसको भी आधार बनाया अपने ग्रंथ का ग्रियेशन ने। और आगे देखिए अगला जो ग्रंथ का आधार बनाया था इन्होंने श्रृंगार संग्रह 1847 ईस्वी में सरदार कवि। और 8 नंबर इन्होंने इतिहास ग्रंथ में जो उसको आधार बनाया था विचित्रोपदेश, क्या, विचित्र उपदेश, ये हैं ककछेदी कवि, क्या है, ककछेदी तिवारी, इनके इतिहास ग्रंथ को भी आधार बनाया। और अगला ग्रंथ है सुंदरी तिलक, जो सुंदरी तिलक है इसके रचनाकार हैं हरिश्चंद्र। अगला ग्रंथ है राग साग, यह राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम 1843वीं, कृष्णानंद व्यासदेव। इन सभी ग्रंथों को ग्रियेशन ने अपने इतिहास ग्रंथ का क्या किया, आधार बनाया इन सभी ग्रंथों को। और ये भी हैं, याद रखिए और इनको नोट करिए, अच्छे से याद रहना चाहिए कि ग्रियेशन ने किस ग्रंथ को किस ग्रंथ को आधार बनाया अपने इतिहास ग्रंथ के लिए। ठीक,
अब देखते हैं ग्रियर्सन के लिए महत्वपूर्ण कथन हिंदी साहित्य के इतिहास में। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए स्पष्ट कहा। क्या ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास की भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए स्पष्ट कहा किया। इसमें न तो देखिए क्या, इसमें न तो संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया जा सकता है और न ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। तो कहते हैं ना कि ग्रियर्सन क्या कहते हैं अपने इतिहास ग्रंथ में, इसमें न तो संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया जा सकता है, न ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। आगे बताते हैं, ग्रियर्सन ने अपनी भाषा उन्नति को स्पष्ट करते हुए भूमिका में लिखते हैं। ग्रियर्सन जब अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं तो अपनी उस भूमिका में लिखते हैं। ग्रियर्सन क्या लिखते हैं, देखिए ग्रियर्सन ने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए अपनी भूमिका में, इस ग्रंथ की भूमिका में लिखा है क्या, मैं यानी ग्रियर्सन आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी मैं विचार के बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। मैं न तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ और न ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का। मैं उन अंतिम को, उर्दू वालों को अपने इस विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है क्योंकि इन पर पहले ही गारसदासी ने पूर्ण रूप से विचार किया है। ये ऐसा ग्रियर्सन का मानना है। क्या बता रहे हैं ग्रियर्सन कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार के बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। मैं न तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ और न ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का ही। मैं इन अंतिम को, उर्दू वालों को अपने इस विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है क्योंकि इन पर पहले ही गारसदासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। अब देखिए, अब ग्रियर्सन का कहते हैं क्या, हिंदी साहित्य के विकास का निर्धारण चाण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में करना तथा 16वीं से 17वीं शती के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या, ये याद रखिए कि हिंदी साहित्य के विकास का निर्धारण चाण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में करना तथा 16वीं से 17वीं शती के युग को हिंदी काव्य का, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल मानना ग्रियर्सन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आगे देखिए, आगे सबसे पहले क्या है, यह दूसरी बात है कि उनका ग्रियर्सन का उनका ग्रंथ अंग्रेजी में रचित होने के कारण हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र नहीं बन सका। इसलिए यहाँ से क्या होता है, यह ग्रंथ खारिज हो जाता है। यहाँ इतिहास ग्रंथ को, इसमें सुस्पष्ट काल विभाजन न होने के कारण इसे अलग रख दिया जाता है। तो अब देखिए, भक्ति काल है जो ग्रियर्सन है, भक्ति काल के संबंध में ग्रियर्सन की क्या राय है, क्या मत है, ये देखिए। कहते हैं ग्रियर्सन भक्ति काल के संबंध में, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के रूप के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव के कारण निश्चित नहीं कर सकता। क्या कहते हैं ग्रियर्सन, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के रूप के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव के कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये ग्रियर्सन का कथन है भक्ति काल के संबंध में। आगे बताते हैं, भक्ति काल में ही ग्रियर्सन कहते हैं, ईसा की दूसरी शताब्दी, क्या ईसा की दूसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास आकर बस गए थे। कहाँ, मद्रास आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति भावना का उदय हुआ और भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन है। ये ग्रियर्सन का कहना है। क्या, ये देखिए, कहते हैं ईसा की तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास आकर बस गए, जिनके प्रभाव से भक्ति भावना का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन है, ये ग्रियर्सन बताते हैं। अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण अगले रचनाकार हैं, जो साहित्य लेखन की परंपरा में आते हैं, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने
ये 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इसलिए बोलते हैं इन्हें मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में कौन थे? 3 लोग थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। अब देखिए ये रचना, इनकी रचना का नाम था, ग्रंथ का नाम मिश्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन हुआ था 1913 ईस्वी। मिश्र बंधु विनोद जिसका समय है 1913 ईस्वी। इसमें इसके कुल भाग 4 हैं, याद रखिए कितने भाग हैं इसके? 4 भाग हैं। प्रथम तीन भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं, और जो चौथा भाग है वो उसका समय है 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है। याद रखिए इसके कुल 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं, और चौथा भाग है जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है। ये आपके लिए विशेष बिंदु है। इसी श्रेणी में आगे देखते हैं हम प्रकाशक संस्था। इसकी जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है, इसकी प्रकाशक संस्था क्या थी? नागरिक प्रचारणी सभा काशी। नागरिक प्रचारणी सभा काशी से ही मिश्र बंधु विनोद का ग्रंथ मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, वहाँ से प्रकाशित होता है। और इन्होंने पद्धति थी कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति का ही अनुसरण किया, क्योंकि कालानुक्रम पद्धति सबसे पहले हमें ग्रीशन के ग्रंथ में देखने को मिलती है। उन्होंने उस पद्धति का सबसे पहले उल्लेख किया। आगे देखिए इसमें मिश्र बंधु विनोद में कुल रचनाकार हैं 4591। कितना है? कितने इसमें रचनाकार हैं? 4591 कुल रचनाकार में, और लगभग बोले तो 5000 के आसपास कुल रचनाकार हैं मिश्र बंधु विनोद में। ठीक, मिश्र बंधु विनोद में 5000 के आसपास रचनाकार हैं या कवि हैं। आगे देखिए मिश्र बंधु बंधुओं के जो ग्रंथ है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। उसके विशेष तथ्य देखते हैं। पहला है, यह इतिहास ग्रंथ नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर लिखा गया। ये ठीक है, किसके? नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर लिखा गया है। आगे अगला बिंदु है, नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का अभियान 1900 से 1921 तक चला। ठीक है, चलाया गया। अगला बिंदु है, इस इतिहास ग्रंथ में अनेक अज्ञात कवियों को शामिल कर उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ठीक, आगे देखिए अगला बिंदु है, कहते हैं ग्रीशन। क्या कहते हैं? ग्रीशन। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को मुख्यतया 5 युगों में तथा उपविभाजन साहित्य 8 युगों में बांटा है। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ का जो विकास क्रम है 5 युगों में बांटा है, और उपविभाजन सहित 8 युगों में बांटा है। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल, ठीक है, क्या इन्होंने आदिकाल को तो आरंभिक काल, रीतिकाल को अलंकृत काल और आधुनिक काल को वर्तमान काल की संज्ञा दी है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल और रीतिकाल को अलंकृत काल तथा आधुनिक काल को वर्तमान काल की संज्ञा दी है। ये याद रखना है। ठीक है, और मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के रूप में इन्होंने कोई विचार नहीं किया है, फिर भी इन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने क्या गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार लेखक माना है। मिश्र बंधुओं की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, या गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार लेखक मिश्र बंधुओं ने माना है। ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे देखिए, आगे आता है इसमें, इन्होंने कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करते हुए कवियों की श्रेणियाँ भी निर्धारित की हैं। क्या? इन्होंने कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करते हुए कवियों की श्रेणियाँ भी निर्धारित की हैं। किसने? मिश्र बंधुओं ने। अब देखिए, हिंदी साहित्य में इतिवृत्तात्मक पद्धति, क्या हिंदी साहित्य में इतिवृत्तात्मक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग हमें मिश्र बंधु विनोद में ही मिलता है। मिश्र बंधुओं के इस ग्रंथ में ही इतिवृत्तात्मक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग मिलता है, इस विशेषता का, जो कि आगे चल करके हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है द्विवेदी युग में। ठीक है, इतिवृत्तात्मक पद्धति। आगे देखिए, आगे इसमें देखिए विशेष तथ्य क्या है। इस ग्रंथ में प्रमुख रचनाकारों का वर्णन समालोचना सहित, क्या समालोचना सहित किया गया है। सामान्य कवियों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं के साथ दी गई है। ठीक, क्या इस इतिहास ग्रंथ में प्रमुख रचनाकारों का वर्णन समालोचना सहित किया गया है, और सामान्य कवियों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं के साथ दी गई है। जो सामान्य कवि हैं उनको तो संक्षिप्त सूचनाओं के आधार पर उसमें रख दिया गया है। 4591 कवि हैं, ये आपको याद रखना है इस ग्रंथ में मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन के लिए निम्नलिखित ग्रंथों को आधार बनाया या सहारा लिया। वो थे, पहला था कवियों के स्वरचित ग्रंथ थे, दूसरा था शिव सिंह सरोज ग्रंथ था शिव सिंह सेंगर का, 3 नंबर था ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ,
ग्रिएशन का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसको भी सहारा बनाया। कालिदास हजारा का ग्रंथ, ये कालिदास हजारा ग्रंथ है जो कालिदास त्रिवेदी द्वारा लिखा गया है, इसको भी आधार बनाया। और मुंशी देवी प्रसाद के लेख, इनको भी उन्होंने आधार बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात रही थी नागरी पचाड़ी सभा काशी की हस्तलिखित ग्रंथों की खोज से जो रिपोर्ट मिलती थी उन्हें, उससे भी उन्हें बहुत ही लाभ हुआ। और इन ग्रंथों का इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लेखन में सहारा लिया। और इतिवृत्ति, देखिए इतिवृत्त का संबंध है जीवन चरित्र से। कवि का जीवन परिचय भी दिया गया है, मतलब इतिवृत्त का मतलब है कवि के जीवन परिचय से संबंधित उसके जीवन के परिचय को भी इसमें संकलित किया गया है। तो ये है। अब देखते हैं रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु के इस ग्रंथ को, मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। क्या कहा है? शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। ये आपको याद रखना है कि मिश्र बंधुओं के इस ग्रंथ को क्या कहा है? शुक्ल जी ने बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। और मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। शुक्ल जी ने परिश्रमी संकलनकर्ता मिश्र बंधुओं को कहा है और मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। आगे अगला बिंदु है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए कवियों का परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से ही लिया। ये रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है, जिनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। तो उसी में क्या है, शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ अपना लिखते हुए जो कवियों का परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। वहाँ कहते हैं कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। क्या? कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं, ये शुक्ल जी का कहना है। आगे देखिए, आगे मिश्र बंधु विनोद द्वारा, जो मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन, मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन देखते हैं। काल विभाजन इन्होंने किया 5 भागों में किया है और काल विभाजन को 8 काल खंडों में बांटा या उपखंडों में इसे बांटा है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए काल विभाजन मिश्र बंधुओं के अनुसार। आरंभिक काल का इन्होंने समय 700 से 1444 ईस्वी माना है। इसमें 2 रूप मिलते हैं इनके, पूर्व आरंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। ठीक है, ये आप समय इनका याद रखिएगा नोट्स बनाते समय। और देखिए दूसरा नंबर है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल है जो पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, ये आपको याद रखना है। माध्यमिक काल का समय 1445 से लेके 1680 ईस्वी माना है इन्होंने और अभिक्रमी संवत में चलता है, यह ध्यान रखना है। और तीसरा है अलंकृत काल। अलंकृत काल इन्होंने रीतिकाल को नाम दिया है। किसको? रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। आदि काल को इन्होंने क्या नाम दिया है? आदि काल को दिया है आरंभिक काल, याद रखना है। तो मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, जिसका समय 1681 से 1889 माना है, तो अलंकृत काल नाम रीतिकाल को किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने दिया। तो आगे देखिए, और ये इसके भी 2 भाग मिलते हैं, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। ये आप समय नोट्स बनाते समय याद करिएगा ध्यान से। ठीक है, अब देखिए परिवर्तन काल की बात करते हैं हम। परिवर्तन काल ये है जिसका समय है विक्रमी संवत 1890 से लेके 1925 तक। ठीक है, आगे देखिए वर्तमान काल को आधुनिक काल किसने कहा है? ये आपको ध्यान रखना है। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा है? ये कहा है मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, ये याद रखना है, किसको? आधुनिक काल को नाम दिया है। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? ये कहा था मिश्र बंधुओं ने। ठीक, अब याद रखिए विशेष बिंदु और है मिश्र बंधुओं के। देखिए मिश्र बंधुओं की एक रचना हमें मिलती है हिंदी नवरत्न भी एक इनका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1910 ईस्वी। इसमें क्या किया गया है? हिंदी के 9 रत्नों के अर्थात कवियों के बारे में मिश्र बंधुओं ने उनका परिचय देते हुए बताया है। कहते हैं हिंदी के कवियों का, जो आपको क्रम भी याद रहना चाहिए, हिंदी नवरत्न के कवियों का क्रम, जो कि मिश्र बंधुओं ने 1910 में अपने ग्रंथ हिंदी नवरत्न में बताया। पहले थे कवि उसमें तुलसीदास, दूसरे हैं सूरदास, 3 नंबर हैं देव, 4 नंबर है बिहारी, 5 नंबर है त्रिपाठी बंधु। अब देखिए त्रिपाठी बंधु में 2 लोग आते हैं। कौन त्रिपाठी बंधु में आते हैं? मिश्र बंधु, और इसमें आएंगे 2 लोग। कौन कौन आएंगे? 2 लोग आएंगे इसमें। मिश्र बंधुओं ने अपने इस हिंदी नवरत्न में कितने 9 रत्न कवियों की बात की है और इसमें बताते हैं। पहले हैं तुलसीदास, दूसरे हैं सूरदास, तीसरे हैं देव, चौथे हैं बिहारी और 5 नंबर में आते हैं त्रिपाठी बंधु। अब त्रिपाठी बंधु में 2 लोग आते हैं, भूषण आते हैं और मतीराम आते हैं, ये याद रखना है। और 6 आते हैं 6 नंबर पर केशवदास, और 5 और 7 नंबर पर आते हैं कबीरदास, 8वें नंबर पर हैं कौन? चंद्रवरदाई, और 9वें नंबर पर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए हिंदी नवरत्न में
मिश्र बंधुओं ने कितने 9 कवियों की बात की है और इसमें पहले इन्होंने कोई भी जन्म काल क्रम के आधार पर इन्होंने नहीं रखा है। इनका जो क्रम बताया है मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी नवरत्न कवियों का, वो तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधुओं में भूषण मतीराम, केशवदास, कबीरदास और चंद्रप्रदायी और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये इस तरह से इन्होंने हिंदी नवरत्न माने हैं। और हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सबसे पहले किस काल से कौन सा कवि आता है। सबसे पहले हमें उल्लेख मिलता है किसका, चंद्रवरदायी का। चंद्रवरदायी इस तरह से सबसे पहले आने चाहिए, तो ये आपको विशेष रूप में ध्यान देना चाहिए क्योंकि, और सबसे पहले कौन आना चाहिए, चंद्रवरदायी। फिर उसके बाद देख सकते हैं हम कबीरदास को ले सकते हैं, फिर उसके बाद देख सकते हैं हम सूरदास, तुलसीदास, इस तरह से, और केशवदास आते आते फिर देव, बिहारी, बिहारी देव और त्रिपाठी बंधुओं भूषण मतीराम, फिर अंत में सबसे अंत में भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रकार हिंदी नवरत्न का काल के यानी उनके जन्म के आधार पर उन्हें क्रम में लगा सकते हैं। तो ये हुआ मिश्र बंधु विनोद के हिंदी नवरत्न की बात। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार लेखक किसने मिश्र बंधुओं ने माना है, ये आपको याद रखना है। और क्या सबसे पहले आपने अपने YouTube चैनल गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार लेखक नहीं किया है तो मिश्र बंधुओं ने माना है, और बेल आइकन ये आपको याद रखना है। इससे आने वाली क्लास के आगे देखिए, आगे आता है समय पर इसमें मिलती रहे और आप इन्होंने कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करते हुए कवियों की लेखन की श्रेणियां भी निर्धारित की हैं। क्या रामचंद्र शुक्ल इन्होंने कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करते हुए कवियों की श्रेणियां भी निर्धारित की हैं। भाग लिया है किसने, मिश्र बंधुओं ने लिखा है। देखिए, हिंदी साहित्य में इतिवृत्तात्मक पद्धति, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य में इतिवृत्तात्मक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग में मिश्र बंधु विनोद में ही मिलता है। मिश्र बंधुओं के इस ग्रंथ में ही इतिवृत्तात्मक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। इस विशेषता का जो कि आगे चल करके हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है।